Hello everyone and welcome to the channel Rambo Classes. So student, today in this video we are going to start a मौर्य पीरियड। क्या पढ़ने वाले हैं हम स्टूडेंट? हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, मौर्य काल के बारे में, मौर्य पीरियड के बारे में। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? मौर्योत्तर काल। जैसे कि आपको टॉपिक यहाँ पे नज़र आ रहा है, देखिए एक बार टॉपिक नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन में मैं 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आई हूँ। मौर्योत्तर काल के मैं 10 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ कंप्लीट। और देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे स्टूडेंट। यदि आपको मौर्योत्तर काल से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ठीक है, आगे चलते हैं और समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 26 क्वेश्चन नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 26। इसके पहले, इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाया था, तो एक बार हम 25 क्वेश्चन को भी रिकॉल कर लेंगे दोबारा से। ठीक है, देखिए 25 क्वेश्चन में क्या था कि चीन के शासक, क्या लिखा है स्टूडेंट? चीन के शासक को पराजित करने वाला, चीन के शासक को हराने वाला, पराजित करने वाला जो प्रथम भारतीय शासक था उसका नाम क्या था? इसे पूछा गया। ऑप्शन की बात की जाए, पहला क्या है? रुद्रदामन, बी में लिखा है गोंडोफर्नीज, और सी में लिखा हुआ है विम कन्फिसेस, और डी में लिखा हुआ है कनिष्क। डी में क्या लिखा है स्टूडेंट? डी में लिखा हुआ कनिष्क। यदि बात करें 25 क्वेश्चन के आंसर की, तो 25 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या है? यहाँ पे पूछा गया भारतीय शासक। क्या पूछा गया स्टूडेंट? भारतीय शासक पूछा गया। 25 का राइट आंसर होगा डी, यानी कि कनिष्क जो था एक भारतीय शासक था जिसने चीन के शासक को क्या किया था? पराजित किया था, हराया था। ठीक है, एक बार 25 की एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं और देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। कनिष्क का जो चीन शासक जिसका नाम था पांचाओ, क्या नाम था? पांचाओ से युद्ध हुआ किसका? कनिष्क का, जिसमें पहले कनिष्क की क्या हुई? पराजय हुई, हार हुई, लेकिन बाद में क्या हुआ? कनिष्क जो है विजयी हो गए। चीनी तुर्किस्तान के अतिरिक्त बैक्ट्रिया, ख्वारिज्म, बुखारा पर भी उसका अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया स्टूडेंट? कनिष्क का अधिकार हो गया। ठीक है, दोबारा से देख लेंगे एक बार और। कनिष्क का चीन के शासक के साथ युद्ध हुआ, जिनका नाम था चीनी शासक का पांचाओ। क्या नाम था? पांचाओ। इसमें पहले कनिष्क क्या हुई? पराजय हुई, वो हार गया। उसके बाद में क्या हुआ? कनिष्क की विजय हुई। चीनी तुर्किस्तान के अलावा बैक्ट्रिया, ख्वारिज्म, बुखारा पर भी कनिष्क का अधिकार हो गया, साम्राज्य स्थापित हो गया। ठीक है, आगे देखिए। क्षण, शक, कुषाण आदि विदेशी जातियों को स्मृतिकारों ने व्रत्य, क्षत्रिय कहकर वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया है। शक, कुषाण आगे समझेंगे, बाद में समझेंगे इसको। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। और मैंने आपसे पूछा था कनिष्क के समय जो क्या बोलते हैं मित, जो मैंने आपको बताया चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, जब मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, आपको ध्यान होगा मैंने आपको पढ़ाया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही जो है बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। आपको ध्यान होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति मैंने जब आपको पढ़ाई थी, और मैंने आपको बताया था चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी कनिष्क में हुई थी। कनिष्क कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, और किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी। और मैंने आपको बताया था कि जो क्या बोलते हैं इस किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ये पूछा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? तो कनिष्क के समय में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी पूछा जाता है, तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वासुदेव, वासु समथिंग, वासु कामी जाने के समथिंग करके कुछ नाम है, ये स्टार्टिंग में वासु है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। वासुदेव पता नहीं समथिंग, लेकिन वासु ही है स्टार्टिंग में नाम। ठीक है, तो इसकी ये ध्यान रख लिया हमने कि कश्मीर में कुंडलवन में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही जो है क्या हुआ था?
बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। क्या लिखा? कनिष्क ने महायान शाखा, हीनयान महायान जो 2 शाखाओं में बढ़ गया था बौद्ध धर्म। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, एक है कुंडलवन और एक है कुंडवन। क्या है? तो वो क्या है, कहाँ पर है? वैशाली में। वैशाली में क्या है? कुंडग्राम। क्या है? कुंडग्राम। कुंडग्राम मैंने आपको पढ़ाया था वैशाली। कुंडग्राम वैशाली की बात की जाए तो कुंडग्राम वैशाली में 599 में किसका जन्म हुआ था? किसका जन्म हुआ था? वर्धमान महावीर स्वामी का। वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म जो है कब हुआ था? 599 में वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। मैंने सिर्फ यहाँ पे वर्धमान लिख दिया, आप ध्यान कर लीजिएगा। वर्धमान महावीर स्वामी कहाँ पे हुआ था? तो कुंडग्राम में, और कुंडग्राम स्टूडेंट कहाँ है? वैशाली में है। इसके साथ मैंने आपको बनाया कुंडलवन। कुंडलवन जो है स्टूडेंट कहाँ पर है? कश्मीर में है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के टाइम में, कनिष्क उस टाइम क्या थे? राजा थे। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वासुदेव की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, ये क्या चीज़ है? कुछ पॉइंट है जो आपको एक्सप्लेनेशन से भी क्या है? अलग है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ साथ दोबारा इसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। देखिए एक बार और, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलते हैं दोबारा समझने के लिए। देखिए एक बार और, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की एक्सप्लेनेशन को दोबारा समझेंगे। मैंने आपको रिकॉल करवा दिया है। चीन का जो शासक था, कनिष्क के साथ उनका युद्ध हुआ। जो चीन का शासक था उसका नाम क्या था? पांचाओ। और इस युद्ध में जो है कनिष्क के पहले में जो क्या है, जब पहला युद्ध हुआ इसमें इनकी हार हुई, पराजय हुई। इसके बाद में जो है कनिष्क क्या हुई? उनकी विजय हुई। चीनी तुर्किस्तान के अतिरिक्त बैक्ट्रिया, ख्वारिज्म और बुखारा पर भी किसका अधिकार हो गया? कनिष्क का अधिकार हो गया। ठीक है, इसके साथ शक, कुषाण आदि विदेशी जातियों को स्मृतिकारों ने व्रात्य, क्षत्रिय कहकर वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया। मैंने बताया था आपको वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था के अंदर मैंने पढ़ाया चार वर्ण पढ़ाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, मैंने आपको बताया था पुरुष, शुद्ध पुरुष करके समथिंग करके कुछ नाम था उनका। तो वहाँ पर से जो है 4 वर्णों की जो है क्या हुई? उत्पत्ति हुई। तो मैंने आपको पढ़ाया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या था? शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा जाता है। शूद्र की जो शुद्ध पुरुष थे उनके पैरों से जो है उत्पत्ति हुई किसकी? शूद्र की। और वैश्यों की जो उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई? जांग से हुई। ठीक है, उसके बाद में बात की जाए क्षत्रियों की और ब्राह्मण की। तो क्षत्रिय जो हैं उनकी जो उत्पत्ति मानी जाती है भुजाओं से, इसी के कारण वो बहुत ज़्यादा बलशाली होते हैं। और ब्राह्मण की बात की जाए तो मुख से, आई गेस मुख से। ठीक है, आप चाहे तो गूगल कर लीजिएगा, इस चीज़ को थोड़ा कन्फ्यूज़न है मुझे, वैसे मुख से ही, आई गेस। ठीक है, 110%। ठीक है, तो ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई तो वो मुख से हुई थी। क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुई। वैश्यों की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई थी? जांग। मैंने यहाँ पे वैश्य लिख दिया। देखिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? जांग से हुई। ये रिजल्ट ले लेती हूँ, जांग से। कहाँ से हुई स्टूडेंट? जांग से हुई। देखिए मैं एक बार लिखती हूँ, देखिए एक बार, जांग। ठीक है, जांग से किसकी हुई? किसकी हुई? वैश्य की। शूद्र से किसकी हुई? पैरों से हुई। शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई, वैश्य की जांग से हुई, क्षत्रिय भुजाओं से, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई। तो ये क्या है? चतुर्थ जो है क्या है? वर्ण व्यवस्था है। और चतुर्थ वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो मैंने आपको जब वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था चारों जो वर्ण हैं, तो इसके बारे में जिक्र किसमें दिया हुआ है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ साथ मैं आपको जब न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आपको न्यू वीडियो मिलूँगी तो मैं इसका आंसर दूँगी। इसके साथ साथ आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, एक बार और देखिए, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था। पहला क्या था? हीनयान,
उसके बाद में दूसरा क्या था, महायान। कनिष्क ने जो है महायान शाखा को जो है राजाश्रय प्रदान किया। कनिष्क ने जो है महायान शाखा को जो है अपनाया। ठीक है, और मैंने बताया था कनिष्क के टाइम में कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, कुंडलवन, कहाँ स्टूडेंट, कुंडलवन में हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने पढ़ाया था इसके अध्यक्ष जो थे वो क्या थे, वसुमित्र समथिंग करके कुछ नाम था, वसु लेकिन था स्टार्टिंग में, आई गेस वसुमित्र था। ठीक है, कश्मीर में कुंडलवन में जो हुई थी ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, उसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे, और कनिष्क उस टाइम को क्या थे, शासक थे। कनिष्क क्या थे स्टूडेंट, शासक थे। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा जाता है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में। तृतीय बौद्ध संगीति मैंने आपको पढ़ाया था, अशोक के टाइम में हुई थी पाटलिपुत्र में, और उसका अध्यक्ष जो था मोगली सुत्था, मैंने आपको पढ़ाया था। यदि आप चाहें तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के बारे में आप प्रीवियस वीडियो में जा करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 को समझेंगे, मैं डिलीट करती हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। क्या लिखा हुआ है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की जो है, क्या लिखा हुआ है, बुद्ध की आकृति जो है क्या करवाई थी, अंकित करवाई थी या फिर उत्कीर्ण करवाई थी। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी क्या पढ़ा था, सबसे पहले एक बार देख लेंगे। पहला क्या लिखा, अशोक। बी में लिखा हुआ विम कड़फिसेंस, और सी में लिखा हुआ कनिष्क, और डी में लिखा हुआ हर्ष। ठीक है, डी में क्या स्टूडेंट, हर्ष लिखा हुआ है। तो यदि हमने ऊपर की एक्सप्लेनेशन ना पढ़ी होती तो हम इसके राइट आंसर पे नहीं जा पाते। हो सकता है कि हम अशोक पर चले जाते, यानी कि आंसर पे कहाँ चले जाते, ए पे जा सकते। लेकिन अभी हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पे पढ़ ली है, एक्सप्लेनेशन को समझ लिया है, तो हम इसका राइट आंसर ही करेंगे, रॉन्ग आंसर नहीं करेंगे। 26 के यदि राइट आंसर पे आते हैं तो राइट आंसर बताइए क्या होगा, कि बौद्ध को मानने वाले कौन थे स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा था कनिष्क। ठीक है, और कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, हमने पढ़ा तभी। तो 26 का राइट आंसर जो है स्टूडेंट, और हमने पढ़ा था चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र जो थे इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो जाहिर है कि इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा, कनिष्क ही होगा। क्या होगा स्टूडेंट, कनिष्क ही होगा। और मैंने अभी पढ़ा था कि कनिष्क के टाइम में ही जो है बौद्ध संप्रदाय दो शाखाओं में विभक्त हो गया, एक हीनयान और महायान, और महायान को ही कनिष्क ने राजाश्रय दिया, और कनिष्क ने जो है महायान को ही माना। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन पे भी चलते हैं, समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। कनिष्क के सिक्कों पर जो है विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियाँ उत्कीर्ण मिलती हैं। कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग पर यानी कि फ्रंट पर चतुर्भुजी शिव की आकृति तथा यूनानी भाषा में ओएशो, क्या है, ओएशो जिसको कहा जाता है शिव अंकित है। किसी किसी सिक्के पर प्रभाव मंडल युक्त खड़ी मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा, देखिए आ गया आंसर, क्या, बुद्ध की प्रतिमा। क्या स्टूडेंट, देखिए एक बार क्या लिखा है, बुद्ध की प्रतिमा। क्या स्टूडेंट, बुद्ध की प्रतिमा, उसके नीचे यूनानी लिपि में बोडो, यानी कि बुद्ध खुदा हुआ है। तो यानी कि वो किसे मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। तो बौद्ध धर्म में कौन थे, बुद्ध थे, जिनको तथागत मैंने आपको पढ़ाया था, कहा गया था, और बुद्ध कहा गया था, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं एक बार। कनिष्क के सिक्कों पर उत्कीर्ण देवी देवताओं की तुलना में हुविस्क सिक्कों पर उत्कीर्ण देवी देवताओं की संख्या अधिक है। देवी देवताओं की संख्या, हुविस्क सिक्कों पर उत्कीर्ण देवी देवताओं की संख्या अधिक है। हुविस्क के सिक्कों पर शिव, बुद्ध के अतिरिक्त विष्णु, और इसके अलावा महासेन, कुमार, विशाख, उमा आदि का भी अंकन मिलता है। वासुदेव के सिक्कों पर त्रिशूल पाश के लिए हुए दो भुजी शिव की आकृति है। शिव के पीछे नंदी, और यूनानी भाषा में ओएशो यानी कि शिव उत्कीर्ण है। क्या स्टूडेंट,
यहाँ पे सब वही बातें लिखी गई जो ऊपर लिखी गई हैं। एक बार दोबारा और समझ लेंगे लास्ट बार। कनिष्क के सिक्कों पर विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। सिक्कों के पृष्ठ भाग पर यानी कि फ्रंट पर चतुर्भुजी शिव की आकृति यूनानी भाषा में ओएशो लिखा हुआ है, जिसका मतलब है शिव। किसी किसी के सिक्के पर प्रभाव मंडल युक्त खड़ी मुद्रा में बुद्ध की जो प्रतिमा है इसके नीचे लिखा हुआ है यूनानी लिपि में बोडो। बोडो का मीन्स होता है बुद्ध, ठीक है। कनिष्क के सिक्कों पर उत्कीर्ण देवी देवताओं की तुलना में हुविश के सिक्कों पर उत्कीर्ण देवी देवताओं की संख्या अधिक है। यानी कनिष्क के जो सिक्कों पर देवी देवता हैं इसके कंपेरिजन में बताया हुआ कि हुविश के जो सिक्के थे, हुविश के नाम का एक राजा था, उसके जो सिक्कों पर उत्कीर्ण देवी देवताओं की संख्या अधिक है। हुविश्क के सिक्कों पर शिव तथा बुद्ध के अतिरिक्त विष्णु, महासेन, कुमार, विशाख, उमा आदि का भी अंकन मिलता है। वासुदेव के सिक्कों पर त्रिशूल पाश लिए हुए दो भुजी शिव की आकृति है। शिव के पीछे नंदी तथा यूनान भाषा में ओएशो यानी कि शिव का जो वर्ड है वो क्या है, उत्कीर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 में देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 27 क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है। कनिष्क ने अपनी राजधानी स्थापित की। कनिष्क ने अपनी जो है राजधानी स्थापित की। मैंने आपको पढ़ाया था मौर्य काल के बारे में। मौर्य ने अपनी कैपिटल जो बनाई थी कहाँ बनाई थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पढ़ाई थी। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि किसके बारे में, मैंने जब आपको बताया था पुष्यमित्र शुंग के बारे में मैंने आपको पढ़ा था। पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहदर्थ यानी कि चंद्रगुप्त साम्राज्य का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहदर्थ, उसकी हत्या कर दी थी। और पुष्यमित्र क्या था, एक सेनापति था। किसका, बृहदर्थ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है किसकी स्थापना की थी, शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना की थी। और इन्होंने जो अपनी कैपिटल जो थी वो कहाँ पर बनाई थी, मैंने आपको बताया था। कौन सी जगह मैंने आपको बताई थी, विदिशा। विदिशा मैंने आपको बताई थी। ये कौन सा एरिया है, एमपी का एरिया है, मध्य प्रदेश का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का एरिया है एमपी का, उत्तर पूर्वी का एरिया माना जाता है, ठीक है। तो एक बार देखेंगे एक बार और। तो ये हमने देख लिया कि मौर्य की जो कैपिटल की यदि बात की जाए तो वो कहाँ पे थी, पाटलिपुत्र। इसको वर्तमान समय में पटना कहा जाता है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं पटना, पाटलिपुत्र यानी कि पटना। यदि बात की जाए पुष्यमित्र शुंग की तो चंद्रगुप्त मौर्य की ने जैसे कि पाटलिपुत्र में बनाई थी अपना जो क्या बोलते हैं कैपिटल थी। इसके बाद में पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और इसके साथ इन्होंने अपनी कैपिटल भी बनाई थी जिसका नाम था विदिशा। विदिशा में बनाई थी। तो विदिशा कहाँ है, एमपी में है, ठीक है। एमपी के मिड में कहा जाता है विदिशा को। विदिशा में इसने अपनी कैपिटल बनाई थी। उसके बेटे ने भी जो है अपनी इसकी कैपिटल जो है वही बनाई थी जो इनके पिता ने बनाई थी, ठीक है। जिसके बारे में हमने पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था हमने, मालविका अग्निमित्र कालिदास द्वारा रचित जो रचना थी। अग्निमित्र जो है इनके पुत्र का नाम था। और इन्होंने भी अपनी जो कैपिटल जो थी वो कहाँ बनाई थी, विदिशा यानी कि एमपी में बनाई थी, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन अपने किस क्वेश्चन पे आते हैं, देखते क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने बताया कि मौर्य जो है उन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी, पाटलिपुत्र में। वर्तमान समय में पाटलिपुत्र कहाँ पर है, पटना में है, पटना में, ठीक है। लिख देती हूँ दोबारा से यहाँ पे, पटना में स्थित है। मैंने बताया आपको पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या करके किसकी, शुंग वंश की स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो अपनी कैपिटल बनाई थी वो बनाई थी विदिशा में। विदिशा कहाँ है, एमपी में स्थित है, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन 27 पर समझते हैं इसके बारे में। 27 में क्या पूछा गया है एक बार देखेंगे दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 27, कनिष्क ने जो अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी, इसमें पूछा गया है। पहला क्या लिखा है, देखिए एक बार पहला क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ मगध, बी में लिखा गोरखपुर, और सी में लिखा हुआ है पुरुषपुर, और डी में लिखा हुआ है, फिर इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई तो हो नहीं सकता क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कैपिटल जो है बनाई ही होगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, गोरखपुर भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब बचता है हमारे पास मगध और पुरुषपुर। तो राइट आंसर की बात करें 27 की, तो राइट आंसर 27 का
क्या होगा स्टूडेंट? 27 का राइट आंसर क्या है? सी, यानी कि पुरुषपुर। ठीक है, एक बार इसके एक्सप्लेनेशन पे समझते हैं। कनिष्क ने अपनी जो कैपिटल बनाई थी पुरुषपुर में, पुरुषपुर देखिए वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है ये भी समझेंगे। साम्राज्य निर्माण के बाद कनिष्क ने पुरुषपुर यानी कि पेशावर में जो है अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी स्थापित की, जो साम्राज्य का मध्यवर्ती नगर था। इनका जो साम्राज्य था उसका क्या था? मिड पॉइंट था, मिड एरिया था। ठीक है, ये आगे लिखा हुआ है, अपनी राजधानी में उसने श्रेष्ठ स्मारकों, भव्य और सार्वजनिक भवनों तथा बौद्ध विहारों का निर्माण कर सुसज्जित किया। उसने एक महान स्तंभ बनाया जो आश्चर्यजनक कीर्ति माना जाता है। उसका नाम हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दोबारा से देख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिखा हुआ है। देखिए एक बार दोबारा से। साम्राज्य निर्माण के बाद कनिष्क ने जो अपनी कैपिटल बनाई थी पुरुषपुर, जो वर्तमान समय में पेशावर में स्थित है, इन्होंने अपनी जो कैपिटल बनाई थी इसको स्थापित किया था अपने साम्राज्य के मध्यवर्ती नगर में, मिड एरिया में अपनी कैपिटल जो इनकी पुरुषपुर में थी। अपनी राजधानी में उसने श्रेष्ठ स्मारकों, भव्य सार्वजनिक भवनों तथा बौद्ध विहारों का जो है निर्माण कर सुसज्जित किया। उन्होंने जो एक महान स्तंभ बनाया जो आश्चर्यजनक कीर्ति मानी जाती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, समझते हैं 28 में क्या कहा गया है। रस चिकित्सा, क्या गया स्टूडेंट? रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया? रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया? पहला क्या लिखा है? बराहमिहिर। बी में क्या लिखा? नागार्जुन। सी में क्या लिखा? आर्यभट्ट। और डी में क्या लिखा हुआ है? जीवक। बात करें यदि 28 के क्वेश्चन के आंसर की 28 के, तो यहाँ पर पूछा गया है रस चिकित्सा के बारे में। तो रस चिकित्सा का जो आविष्कार है वो किसने किया था? वो किया था नागार्जुन। किसने किया था स्टूडेंट? नागार्जुन, यानी 28 का जो राइट आंसर है बी है। और 28 के एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। रस चिकित्सा का जो आविष्कार है नागार्जुन ने किया था। इन्होंने माध्यमिक, जिसको कहा जाता है शून्यवाद, मैंने आपको जब ऋग्वैदिक काल वैदिक काल पढ़ा था तब मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी। ठीक है, माध्यमिक शून्यवाद का प्रतिपादन किया। इनकी प्रसिद्ध रचना जो है माध्यमिक कारिका है। आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट में दिया हुआ है, माध्यमिक कारिका में नागार्जुन निर्वाण में क्या होता है? मैंने आपको बताया था जब गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण बोलते हैं। अब महापरिनिर्वाण किसे बोलते हैं मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ मैंने आपको बताया था महाभिनिष्क्रमण। आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था महाभिनिष्क्रमण मैंने आपको पढ़ाया था गौतम बुद्ध, जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था गृह त्याग को उन्होंने क्या कहा था 29 की एज में ही 563 में उनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में, नेपाल के तराई क्षेत्र में जन्म हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का। मैंने आपको पढ़ाया था 29 वर्ष की अवस्था इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। जो गृह त्याग की जो प्रक्रिया है उसको कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। और जब इन्हों ने जो है महापरिनिर्वाण कहा गया था, जब इनको जो है इनका जो जीवन है मृत्यु चक्र है उससे पूर्ण रूप से मुक्त हो गया था, तो उसको कहा गया था महापरिनिर्वाण। और निर्वाण मीन्स क्या होता है? जीवन का मृत्यु चक्र से अंत हो जाना, या फिर जीवन का मृत्यु चक्र को प्राप्त कर लेना, या फिर जीवन का मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाना ही निर्वाण कहलाता है। इस प्रकार दोबारा से पढ़ लेंगे। माध्यमिक कारिका में नागार्जुन निर्वाण का वर्णन इस प्रकार करते हैं, जो अज्ञात है, जिसकी प्राप्ति नहीं है, जिसका विनाश नहीं है, जो उत्पन्न नहीं है, उसी का नाम क्या है? निर्वाण। क्या नाम है? निर्वाण नाम है। आगे क्या लिखा हुआ है कि शून्यवाद के अन्य विद्वान जिनका नाम क्या है? चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, आर्यदेव, शांति रक्षित आदि थे। शून्यवाद के अन्य विद्वान जो हैं
उनमें कौन कौन है? पहला क्या है? चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, आर्यदेव, शांति रक्षित, ये क्या है? शून्यवाद के विद्वान हैं। आगे क्या लिखा है? वज्रयायन का सबसे अधिक विकास जो हुआ था 8वीं शताब्दी में हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया था वज्रयायन के बारे में कि वज्रयायन का सबसे अधिक जो विकास हुआ था 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसके सिद्धांत मंजूश्री, मुकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। वज्रयायन का सबसे अधिक जो विकास है वो कब हुआ है? 8वीं शताब्दी में हुआ है। वज्रयायन का जो विकास 8वीं शताब्दी में हुआ है, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा लिखा हुआ है वज्रयायन का विकास सबसे ज़्यादा 8वीं शताब्दी में हुआ सर्वाधिक। इसके सिद्धांत जो है मंजूश्री, मूलकल्प और गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर दी हुई चीज़ें। रस चिकित्सा का आविष्कार जो है, क्या लिखा हुआ है? रस चिकित्सा का जो आविष्कार है वो नागार्जुन ने किया था। इन्होंने ही आध्यात्मिक, जिसको कहा गया शून्यवाद, क्या कहा गया? शून्यवाद का प्रतिपादन किया। इनकी प्रसिद्ध रचना जो जिसका नाम क्या था? माध्यमिक कारिका। क्या नाम था? माध्यमिक कारिका था। माध्यमिक कारिका में नागार्जुन ने जो है निर्वाण का वर्णन किया है इस प्रकार, और निर्वाण के बारे में उन्होंने अपनी थॉट दिए, अपनी व्यूज़ दिए, बताए हैं। वो व्यूज़ क्या है एक बार समझेंगे फिर दोबारा से। इन्होंने माध्यमिक कारिका में नागार्जुन ने निर्वाण के विषय में कहा है कि जो अज्ञात है, क्या लिखा है? जो अज्ञात है, जिसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती, जिसका विनाश नहीं है, क्योंकि मृत्यु का तो विनाश नहीं है। जीवन के बाद में क्या है? मृत्यु, मृत्यु का विनाश नहीं है और इसकी प्राप्ति भी नहीं। और ये क्या? अज्ञात है। क्या? मृत्यु। जो उत्पन्न भी नहीं है उसी का नाम क्या है? निर्वाण है। उसी का नाम स्टूडेंट क्या है? निर्वाण है, जो उत्पन्न भी नहीं है। शून्य के बाद के जो है अन्य विद्वान जो हैं वो कौन कौन से हैं बताया गया है इसमें। चंद्रकीर्ति, क्या स्टूडेंट? चंद्रकीर्ति, इसके साथ साथ शांतिदेव, आर्यदेव और शांति रक्षित जो है क्या है? शून्यवाद के विद्वान हैं। वज्रयायन का सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ था वो कब हुआ? 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके जो सिद्धांत हैं मंजूश्री, मुकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। किसके मिलते हैं? वज्रयायन के। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। देखिए क्या कहा गया 29 क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 29 क्या लिखा? गंधार कला पर विशेष प्रभाव था। कहीं पे गंधार लिखा होता है, कहीं पे गांधार लिखा होता है, वो एक ही चीज़ है। गांधार कला पर विशेष प्रभाव था। पहला क्या लिखा हुआ? ग्रीक कला का, रोमन कला का बी में, सी में लिखा चीनी कला का और डी में लिखा ए बी दोनों। तो 29 का यदि राइट आंसर पे आए और राइट आंसर को देखें तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? राइट आंसर देखिए एक बार क्या होगा। क्वेश्चन 29 का राइट आंसर होगा डी, यानी कि ए बी दोनों। यानी कि गांधार कला पे जो है ग्रीक कला के साथ साथ रोमन कला का विशेष प्रभाव पड़ा है। एक बार एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, समझते हैं। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली जो है उसको ही गांधार शैली कहा जा गया है। ठीक है, आगे इसमें क्या बताया गया है? इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक जो हैं शक और कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध यानी कि ग्रीको बुद्धिस्ट या फिर इंडो ग्रीक, यानी कि लिखा हुआ इंग्लिश में इंडो ग्रीक या फिर ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 को दोबारा से समझेंगे एक्सप्लेनेशन को। देखिए क्या कहा गया है कि भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक जो हैं कौन है? शक और कौन है? कुषाण हैं। इस कला का विषय जो है मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध या फिर इंडो ग्रीक या फिर ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। तो इसके यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या फिर ग्रीको रोमन भी नाम है किसका? यूनानी आकृति, जो इसको गांधार शैली के नाम से जाना गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है? हमारे 5 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके बाद कंप्लीट। मथुरा शैली में
क्या स्टूडेंट, मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थर का यूज हुआ है? पहला क्या लिखा हुआ है? सफ़ेद छींटदार। बी में लिखा है संगमरमर, और सी में लिखा है लाल बलुआ पत्थर, और डी में लिखा हुआ है काले चमकीले। डी में क्या लिखा है स्टूडेंट? काले चमकीले। तो राइट आंसर पे है क्वेश्चन नंबर 30 के। तो मथुरा शैली में किस प्रकार के पत्थर की बात की गई है? तो राइट आंसर पे आता है, राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? सी, लाल बलुआ पत्थर जो मथुरा शैली में जो है यूज़ किया गया है। 30 का राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? डी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। देखिए एक बार 31 क्वेश्चन नंबर 31 इन्होंने क्या दिया हुआ है? 30 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी हुई, एक बार एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं। कुषाण काल में मथुरा भी कला का एक प्रमुख केंद्र था। देखिए, कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था, जहां अनेक स्तूपों, विहारों और मूर्तियों का निर्माण करवाया गया था। इस समय तक शिल्पकारी और मूर्ति निर्माण के लिए मथुरा के कलाकार जो हैं दूर दूर तक प्रख्यात हो चुके थे, फेमस हो चुके थे। मथुरा शैली की जो मूर्तियां हैं लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। गंधार मूर्तियों के विपरीत वे सभी आध्यात्मिक और भावना के प्रधान हैं। क्या प्रधान है? वहाँ की मूर्तियाँ। कहाँ की मूर्तियाँ? मथुरा की। ठीक है, दोबारा समझेंगे इसको एक बार और। देखिए, कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र माना गया है, जहाँ अनेक स्तूपों, विहारों और मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। इस समय तक शिल्पकारी और मूर्ति निर्माण के लिए मथुरा के कलाकार जो हैं दूर दूर तक जो है फेमस हो गए, प्रख्यात हो चुके थे। मथुरा शैली की मूर्तियाँ जो हैं अधिकांश जो है लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। गंधार मूर्तियों के विपरीत वे सभी जो है आध्यात्मिक और कैसी हैं? मूर्तियों जो आध्यात्मिक भावना की प्रधान है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन में 31 को लिखा बुद्ध चरित्र। क्या लिखा है स्टूडेंट? 31 में लिखा हुआ बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? पहले क्या लिखा हुआ? हरिसेन। पहले क्या लिखा हुआ स्टूडेंट? हरिसेन। बी में लिखा हुआ अश्वघोष, और सी में लिखा हुआ सुमित्र, और डी में लिखा हुआ कालिदास। तो बात की जाए यदि बुद्ध चरित्र की, तो बुद्ध चरित्र का राइट आंसर वो क्या होगा? मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी, आपको ध्यान हो तो। बुद्ध चरित्र लिखी थी अश्वघोष ने। यानी कि अश्व यानी घोड़ा कैसा होता है? बुद्धू होता है ना, इतना सुंदर होता है, और जब भी उसका मालिक उसको जितना चाहता दिल चाहता, तो ये क्या है? बुद्धू। ये ट्रिक बना करके आप यूज़ कर सकते हैं कि बुद्ध चरित्र किसने लिखी? अश्वघोष ने लिखी है। आगे देखेंगे 31 को, एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। अश्वघोष नागार्जुन पार्श्व कुषाण शासक कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। अश्वघोष की रचनाएं 3 हैं, जिसमें से पहली क्या है? बुद्ध चरित्र। बी में क्या है? सौंदरानंद, और थर्ड में है शारिपुत्र प्रकरण। इनमें प्रथम 2 जो है महाकाव्य हैं, यानी कि बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद जो है क्या हैं? महाकाव्य हैं, और अंतिम नाटक भी हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट में दिया हुआ संघ रक्ष कनिष्क के जो है क्या थे? पुरोहित थे। मैंने आपको पढ़ाया था पुरोहित के बारे में, जो मैंने ऋग्वेदिक काल पढ़ाया था। पुरोहित किसे कहा जाता था? पुरोहित हुआ करते थे वेदों को पढ़ने वाले। और यहाँ पे लिखा हुआ संघ रक्ष कनिष्क के क्या थे? पुरोहित थे। विद्वानों ने अश्वघोष की तुलना मिल्टन, कांट तथा वोल्टेयर आदि से की है। अश्वघोष की तुलना किससे की है स्टूडेंट? मिल्टन, कांट और वोल्टेयर से की है। आगे लिखा हुआ नागार्जुन ने प्रज्ञापार। क्या लिखा हुआ? नागार्जुन ने प्रज्ञापार। रुक जाइए एक सेकेंड, ये पेन कभी कभी दिक्कत कर जाता है। नागार्जुन ने प्रज्ञापारमिता की रचना की। नागार्जुन ने किस किस की रचना की? इसके साथ अभी हमने पढ़ा था। नागार्जुन ने किस किस की रचना की? नागार्जुन ने प्रज्ञापारमिता की रचना की। एक बार दोबारा से देखेंगे। देखिए, अश्वघोष की जो रचना की थी नागार्जुन ने की थी, हमने पढ़ा। ठीक है, अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक जो हैं
कुषाण शासक कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। अश्वघोष जो है किसने लिखी है? अश्वघोष जो बुद्ध चरित्र की रचना है वो अश्वघोष ने लिखी है। अश्वघोष की रचना में 3 प्रमुख है। पहला क्या है? बुद्ध चरित्र, सौदरानंद और शारिपुत्र प्रकरण। ये क्या है? 3 रचनाएं हैं जिसमें से बुद्ध चरित्र और सौदरानंद जो हैं 2 महाकाव्य हैं और अंतिम नाटक भी हैं। संघरक्षक जो हैं कनिष्क के पुरोहित थे। विद्वानों ने अश्वघोष की जो तुलना है मिल्टन, कांट, वोल्टेयर आदि से की है। नागार्जुन ने प्रज्ञापार मितासूत्र की रचना की है। आगे लिखा क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या कहा गया है। बुद्ध चरित्र के लेखक, अभी हमने पढ़ा कि बुद्ध चरित्र, बुद्ध कौन है? अश्व। तो हम राइट आंसर पे पहुंच जाएंगे आराम से। 32 का आप ट्रिक वाइज भी यूज़ कर सकते हैं इसको। 32 का राइट आंसर है सी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में। बुद्ध चरित्र, क्या स्टूडेंट? बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पे फिर दोबारा से आ गया। ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पहला धर्मपाल, बी में लिखा है नागार्जुन, सी में लिखा हुआ बुद्ध घोष और डी में लिखा हुआ अश्वघोष। तो बात करें 33 के राइट आंसर की, तो राइट आंसर स्टूडेंट इसका क्या होगा? डी होगा। 33 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या है? डी है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34 का समझते हैं। 34 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 34, बुद्ध चरित्र के लेखक। दोबारा से देखिए वही चीज़ रिपीट हो गई, तो यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन को ना पढ़ते बुद्ध चरित्र के राइट आंसर पे आते हैं। मैंने कहा था बुद्ध कौन है? अश्व। तो राइट आंसर पे आ गए अश्व, यानी कि 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35 की यदि बात की जाए, 35 में क्या लिखा हुआ? अश्वघोष का जो है संबंध है वो किससे है? अश्वघोष का जो संबंध है स्टूडेंट किससे है? तो देखिए सबसे पहला क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? वर्धन से। वर्धन से। बी में लिखा मौर्य से और सी में लिखा कुषाण से और डी में लिखा है गुप्त से। तो राइट आंसर पे आया 35 के राइट आंसर पे समझते हैं। 35 का राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? कुषाण। जो अश्वघोष था उसका जो संबंध था वो किससे था? कुषाण वंश का ये शासक था, मैंने अभी आपको पढ़ाया था। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 35 पर। 36 पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या लिखा है? प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? इसमें पेज में क्लियर नहीं लिखा हुआ है, कोई नहीं, ज़्यादा कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 36 क्या लिखा? प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 36 पर। और 36 की यदि राइट आंसर की बात की जाए तो बताइए बौद्ध अश्वघोष जो थे किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर की बात की जाए तो किसके समकालीन थे हमने पढ़ा तभी। देखिए पहले क्या लिखा स्टूडेंट? अशोक। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट? पहले में अशोक लिखा हुआ है। पहले में क्या लिखा है? अशोक लिखा है। बी में लिखा हुआ मीनांडर लिखा हुआ और सी में लिखा कनिष्क और डी में लिखा हुआ हर्ष। तो राइट आंसर की यदि बात की जाए तो राइट आंसर इसका क्या हो? कनिष्क। कनिष्क के समकालीन कौन था? अश्वघोष था। अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या लिखा हुआ 37 में। चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? पहले हमने पढ़ा था कनिष्क। और बी में लिखा हुआ बिंबिसार और सी में लिखा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी में लिखा हुआ है अशोक। डी में क्या लिखा है? अशोक लिखा हुआ है। तो मैंने अभी आप पीछे अगर आप जाएंगे तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहा करता था। तो कौन था? चरक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 37 का राइट आंसर ए, यानी कि कनिष्क के दरबार में कौन था? चरक रहा करता था। ठीक है, 37 का ए एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। आयुर्वेद के प्रख्यात विज्ञानी का नाम था चरक। कनिष्क के दरबार में निवास किया करते थे। चरक संहिता इनके द्वारा रचित थी और ये क्या था? कनिष्क के एक राजवैद्य थे। ठीक है, और इन्होंने औषधि शास्त्र जो है प्राचीन जो है इसकी जो है रचना की थी। औषधि शास्त्र की यह जो थे औषधि शास्त्र पर प्राचीनतम रचना है चरक संहिता। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट में दिया हुआ प्रयाग लेख में सूचित होता है कि कुषाण शासक देवपुत्र के अतिरिक्त
शाही, शाहानुशाही की उपाधि धारण करते थे। शाही तथा सामंत तथा शाहानुशाही स्वामी सूचक उपाधियां थीं। कलहड़ की राजतरंगिणी से पता चलता है कि कनिष्क जो है कश्मीर पर अधिकार था। कनिष्क का किस पर अधिकार था? और चतुर्थ बहुसंगीति मैंने अभी पढ़ाया था कनिष्क के बारे में और कश्मीर के बारे में। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लेंगे क्वेश्चन नंबर 37 के एक्सप्लेनेशन को। आयुर्वेद के प्रख्यात विज्ञान जिनका नाम क्या था? चरक था स्टूडेंट। कनिष्क के दरबार में निवास क्या करते थे? इन्होंने क्या बोलते हैं औषधि शास्त्र पर एक रचना लिखी थी। जिस तरीके से चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी, इसी तरीके से इन्होंने एक औषधि शास्त्र एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। और ये कनिष्क के राजवैद्य थे और यह जो औषधि शास्त्र की प्राचीनतम रचना है। इम्पोर्टेंट फैक्ट में दिया हुआ है, प्रयाग लेख से सूचित होता है कि कुषाण शासक देवपुत्र के अतिरिक्त शाही, शाहानुशाही की उपाधियां धारण करते थे। शाही, सामंत तथा शाहानुशाही स्वामी सूचक उपाधि है। कलहड़ की राजतरंगिणी से पता चलता है कि कनिष्क का कश्मीर पर अधिकार था। और मैंने आपको पढ़ाया था कि चतुर्थ बहुसंगीति के समय किसके टाइम में हुई थी? उसका शासक जो था वो कौन था? कनिष्क था। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मैंने आपको पढ़ाया था, तो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी? तो कश्मीर के कुंडलवन में। और मैंने आपको पढ़ाया था कुंडग्राम में जो है किसका जन्म हुआ था? वर्धमान महावीर स्वामी का 599 में उनका जन्म हुआ था वैशाली में। वैशाली में एक जगह का नाम मैंने आपको बताया था वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म के बारे में। कुंडग्राम नामक जगह पर वर्धमान महावीर स्वामी का जो है जन्म हुआ था। मैंने आपको पढ़ाया था 599 में। ठीक है, ये जो है 72 ईयर्स जो है ना, क्या हुए थे? ये जीवित रहे थे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? 599 में से अगर 72 माइनस कर देंगे तो राइट आंसर पे हम आ जाएंगे। ओके, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है हम जन्म में मृत्यु में कन्फ्यूज रहते हैं, तो आप ऐसे भी माइनस करके इसके आंसर पे आ सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर को समझेंगे। 38, क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे क्या कहा है। 30 इसको जूम कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे एक बार क्या कहा गया है। शक संवत की जो स्टार्टिंग है वो कब से माना जाता है? शक संवत का जो स्टार्टिंग कब से मानी जाती है? पहले लिखा हुआ 56 ईस्वी में, बी में लिखा हुआ 78 ईस्वी में, और सी में लिखा हुआ 56 ईसा पूर्व में, और 78 में लिखा हुआ है, सॉरी डी में लिखा हुआ है 78 ईसा पूर्व। ठीक है, तो राइट शक संवत की जो प्रारंभ माना जाता है वो किसके टाइम से माना जाता है और क्यों माना जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 38 के स्टूडेंट राइट आंसर पे आते हैं, तो राइट आंसर का क्या होगा बताइए? 38 का राइट आंसर क्या है? बी। क्या है? बी राइट आंसर। 38 का बी राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। शक संवत 78 ईसा पूर्व से माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर ही आधारित है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट में दिया विक्रम संवत की यहाँ बात की गई है। ये 57 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था। कौन? विक्रम संवत। गुप्त संवत की स्थापना की बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में गुप्त संवत की स्टार्टिंग की थी। इसके साथ बात की जाए कली संवत की, तो कली संवत की जो स्टार्टिंग मानी जाती है 3102 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से समझ लेंगे स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, शक संवत का जो प्रारंभ माना जाता है 78 ईसा पूर्व से माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर ही आधारित है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। गुप्त संवत की यदि बात की जाए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत स्टार्ट किया था 319 ईस्वी में से किया था। कली संवत की बात की जाए 3102 ईसा पूर्व का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, लिखा हुआ है कनिष्क ने 78 ईस्वी में जिस संवत की स्थापना की थी उसे क्या कहा जाता है? पहले क्या लिखा हुआ है? विक्रम संवत। बी में लिखा हुआ शक संवत, और सी में लिखा है हिंदू संवत, और डी में लिखा हुआ है संवत। ठीक है,
39 के राइट आंसर पे आते हैं, समझते हैं कनिष्क के बारे में। 39 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 39 के बाद हमारा बचता है लास्ट क्वेश्चन आज का। तो 39 के राइट आंसर पे आते हैं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर लेंगे। क्या कहा गया? कनिष्क ने 78 ईस्वी में जिस संवत की स्थापना की थी उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर 78 की बात की, अभी हमने 78 के बारे में यहाँ पर समझा। 78 ईस्वी को क्या कहा गया था? शक संवत कहा गया। तो राइट आंसर 39 का क्या होगा बताइए? ऑटोमेटिकली हम राइट आंसर पे आ सकते हैं। 39 का राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? बी, शक संवत। 39 का राइट आंसर बी है। आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है 40। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा स्टूडेंट? 40 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा एग्जामिनर जो है ये एग्जामिनर की कोशिश ये रहती है ये पता लगाने की जो है हम लोगों ने जो है एज ए टीचर बनने के लिए एज ए स्टूडेंट किस तरह की तैयारी की, कितनी डीप हमारी नॉलेज है। ओके, पहले क्या लिखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 40 पे आते हैं, लिखा कलानुसार। यहाँ पे काल के मुताबिक जो हमें क्या करना है, हमें इसको ऑर्डर पे लगाना है। पहले क्या लिखा हुआ? कनिष्क द्वितीय। बी में लिखा दिया हुआ है, बी में क्या लिखा है? वासुदेव प्रथम। और 3 में लिखा हुआ हुविष्क। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? एक बार 4 में क्या लिखा? वासुदेव द्वितीय। क्या लिखा हुआ है? वासुदेव द्वितीय। और 3 में दिया हुआ है हुविष्क। तो यदि बात की जाए 40 के राइट आंसर की, तो पहला हमारा आना चाहिए हुविष्क। तो 3 पहले कहाँ पर है? देखिए 3 एक तो डी में है और ए में है, ठीक है। हुविष्क के बाद में आना चाहिए कनिष्क द्वितीय, यानी कि कनिष्क द्वितीय 3 हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3, इसके बाद में 1 कनिष्क द्वितीय। तो 3 1 देखिए कहाँ पर आ रहा है? तो ए में आ रहा है, और जबकि यहाँ पे 3 2 आ रहा है। तो राइट आंसर ये नहीं हो सकता। राइट आंसर हमारा क्या होगा स्टूडेंट? ए। क्या होगा स्टूडेंट? ए। तो देखिए एक बार, तो 40 का जो राइट आंसर स्टूडेंट क्या है? 3 1 2 4, यानी कि पहला क्या है? हुविष्क है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या है? कनिष्क। उसके बाद में वासुदेव प्रथम। और 4 जो 4 पॉइंट है वो हमारा 4 ही रहेगा, ठीक है। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। कुषाण राजवंश के सम्राटों का कालानुसार निम्न है। हुविष्क जो है कनिष्क से 28 से 62 तक माना गया है। कनिष्क द्वितीय जो है उनका जो है 62 से 67 तक माना गया, जबकि वासुदेव प्रथम को कनिष्क संख्या 67 से 98 तक और वासुदेव द्वितीय को माना गया। तो ये क्या है? इनका कालानुक्रम है स्टूडेंट। एक बार दोबारा से समझ लेंगे। पहले हमारा स्टूडेंट क्या आएगा? हमारा पहले लिखा जाएगा हुविष्क। क्या लिखा हुआ? हुविष्क, जैसे कि लिखा हुआ है कनिष्क के समकालीन है। उसके बाद में लिखा हुआ कनिष्क द्वितीय, जिनको माना गया है 62 से 67 तक ईस्वी तक। वासुदेव की बात की जाए तो वासुदेव प्रथम को जो है कनिष्क के समकालीन माना गया, वो 67 से लेकर 98 ईस्वी तक माना गया है, जबकि वासुदेव द्वितीय जो है कैसे हैं? अंतिम हैं। तो 40 क्वेश्चन ही होते हैं हमारे कंप्लीट। आगे हम चलते हैं, आगे हम न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में, न्यू वीडियो के साथ में मिलते हैं 10 क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। और आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो यहीं करते हैं अंत। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे लास्ट। तब तक के लिए सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू guys doing well. Till then, take care and bye bye. Thank you for watching, and like and subscribe me and feedback me. Take care and bye bye.